जी, अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथोडोलॉजी का चैप्टर आ गया है आपकी डिसर्टेशन या थीसिस में और टीचर ने आपको इस हवाले से गाइड करते हुए सॉन्डर्स के रिसर्च अनियन को यूज़ करने की बात कर दी है। रिसर्च अनियन बेसिकली एक इसको आप कंप्लीट एक मेथोडोलॉजी के पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि रिसर्च की मेथोडोलॉजी को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप कंप्लीट करते हैं। तो ये उस सिलसिले में आपकी मदद करता है। एक पूरा फ्रेमवर्क है जो कि मुख्तलिफ जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है एक सीक्वेंस में कि सबसे पहले आपने क्या डिसाइड करना है, उसके बाद क्या करना है। मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं इसकी, तो इन लेयर्स को हमने एक एक करके देखना है। नहायत सिंपल टर्म्स में आपको ये चीज़ बतानी है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली होती क्या है और साउंडर्स का ये जो रिसर्च अनियन है ये किस तरह से आपको हेल्प आउट करता है। और अगर आपको किसी टीचर ने ये कह दिया है कि इसको आपने यूज़ करना है, इसके मुताबिक मेथोडोलॉजी अपनी डेवलप करनी है रिसर्च में, तो वो काम आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इसकी जो एक पिक्चर है बड़ी पॉपुलर वो दिखा रहा हूँ कि ये बेसिकली रिसर्च अनियन इसे क्यों कहते हैं। आप इसको देखें अगर, तो इसमें मुख्तलिफ लेयर्स बनी हुई हैं। सबसे जो आउटर मोस्ट लेयर है वो फिलोसफी की है, रिसर्च फिलोसफी, फिर अप्रोच, उसके बाद स्ट्रेटजीज, चॉइसेस, टाइम होराइजन और टेक्निक्स। अच्छा, ये फिलोसफीज के अगेंस्ट ऑप्शंस दी हुई हैं कि किस तरह की कितनी टाइप्स की फिलोसफीज होती हैं रिसर्च से रिलेटेड। उसके बाद अप्रोचेस की ये टाइप्स दी हुई हैं। फिर ये आप देखें कि स्ट्रेटजीज की टाइप्स दी हुई हैं। तो एक एक करके हमने इन सब चीज़ों को देखना है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर इन चीज़ों के हवाले से आपके कुछ फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अपने क्वेश्चंस पूछिएगा। इन सारे टॉपिक्स पे एक पूरी पूरी वीडियो बनती है जो मैं इंशाल्लाह आपके लिए बना के अपलोड करूंगा अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती। तो यहाँ पे हमने जस्ट अपना मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि ये जो रिसर्च अनियन है ये बेसिकली रिसर्च से रिलेटेड मुख्तलिफ डिसीजन जो आप ले रहे होते हैं ना, जब भी अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने डेवलप करनी होती है, ये आपको वहां पे हेल्प आउट करता है। आपको ये चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि मेथोडोलॉजी और रिसर्च डिज़ाइन ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिसर्च अनियन जो है ये बेसिकली मेथोडोलॉजी से रिलेटेड है। आपकी जो मेथोडोलॉजी है, मैं आपको आगे एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये मेथोडोलॉजी रिसर्च अनियन कंप्लीट जो है वो आपके डिज़ाइन की चॉइसेस को भी साथ साथ एड्रेस करता है। लेकिन मेथोडोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है जिसको रिसर्च अनियन में हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये पिक्चर देखें तो आपको समझ आएगी कि ये डिज़ाइन आपका यहाँ पे आके एंड में, रिसर्च अनियन में जो एंड वाली लेयर है वो डिज़ाइन की है जो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है आपकी रिसर्च के साथ। बाकी अदरवाइज ये एक ब्रॉडर अगर स्पेक्ट्रम आप देखें इसका, तो जिस तरह से मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाई थी उसी तरह से यहाँ पे ये मुख्तलिफ लेयर्स हैं। तो ये एक पूरा फ्रेम है जिसके अंदर बाकी सारी लेयर्स मेथोडोलॉजी, मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक, डिज़ाइन वगैरह एडजस्ट हो रहे होते हैं। और ये चीज़ें आपको जब आप इसे सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ फिलहाल आपको मैं ये लेयर्स वही वाली दिखा रहा हूँ जो मैंने पीछे आपको पिक्चर में दिखाई थी कि रिसर्च अनियन में 6 बेसिकली लेयर्स होती हैं जिसमें फिलोसफी, अप्रोच, स्ट्रेटजी, चॉइसेस, टाइम होराइजन और टेक्निक्स वगैरह शामिल है। अच्छा, ये चॉइसेस और टेक्निक्स इनको आमतौर पर रिसर्च मेथड्स और डिज़ाइन का नाम दिया जाता है। इसी तरह अप्रोच और स्ट्रेटजी को भी खलत मलत किया जाता है। लोग अक्सर आपको अप्रोच का बता रहे होते हैं लेकिन उसमें स्ट्रेटजीज का जिक्र कर रहे होते हैं, अक्सर स्ट्रेटजी का बता रहे होते हैं तो उसमें अप्रोच का जिक्र कर रहे होते हैं। इन चीज़ों को मैं डिस्टिंग्विश भी कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए आपने किस तरह से इसको लेके चलना है। तो सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो फॉर मोस्ट आउटर लेयर है इसकी अनियन की, वो है फिलोसफी, रिसर्च फिलोसफी। इस चीज़ को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, बाकी चीज़ें आपको खुद ब खुद समझ आती जाएंगी। फिलोसफी का मतलब यह है कि कोई रिसर्चर जब एक रिसर्च को कंडक्ट करने जा रहा है तो उसके बिलीव्स और एजम्पशंस क्या हैं, वो अपने जो डाटा की नेचर है और उसके सोर्सेज हैं उसके बारे में क्या सोचता है। मतलब वो क्या समझता है कि क्वांटिटेटिव डाटा उसका कंसर्न फुलफिल कर देगा, उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर देगा, और वो डाटा कहाँ से उसको मिलेगा, उसकी रिसर्च का डिज़ाइन क्या होगा, मुख्तलिफ अप्रोचेज जो वो यूज़ करेगा वो कैसी अप्रोचेज होंगी, क्या क्वांटिटेटिव होंगी या क्वालिटेटिव होंगी। तो इन चीज़ों को डिफाइन करते हैं। 3 तरह के हमारे पास होते हैं बेसिकली पैराडाइम्स जिनको हम यूज़ करते हैं। मैं आपको उनके हवाले से भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मजीद एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि रिसर्च फिलॉसफी जो है ना वो ये है कि आप अपने क्वेश्चन को और अपनी जो रिसर्च की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, किस तरह से आप उनको एड्रेस करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन मोटिवेशन। तो अब इस इम्पैक्ट ऑफ कंपनसेशन ऑन मोटिवेशन वाली जो क्वेश्चन है उसमें टारगेट ऑडियंस आपको क्या नज़र आ रही है। क्या आपके ख्याल में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके लोगों को इंटरव्यू करके आपका मसला हल होगा, या फिर आप कुछ ऑब्जर्व करेंगे लोगों को तो आपको समझ आएगी, या आप लोगों के बीच में रह के उन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे, या आप सिंपली कुछ लिटरेचर उठा के उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। किस तरह से आप अपने डाटा को देख रहे हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को देख रहे हैं, अपनी रिसर्च स्ट्रेटजी को देख रहे हैं और अपने डाटा कलेक्शन टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स को देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप बाकी लेयर्स हैं रिसर्च अनियन की उनको कंफ्यूज नहीं करना इस कॉन्सेप्ट के साथ। फिलॉसफी जो है वो एक बहुत
ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, आपकी पूरी की पूरी रिसर्च स्ट्रेटेजी और इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रहा होता है। डिज़ाइन की लेयर पे जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली मैं चीज़ों का बताऊंगा। अभी फिलोसफी में जस्ट आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगर आप क्वेश्चनेयर को कंसीडर कर रहे हैं कि उसके थ्रू मैंने डाटा कलेक्ट करना है, तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या आपकी रेशनेल क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके पास कौन से ऐसे अजम्पशंस हैं जिनकी बेस पर आप ये चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा आप देखेंगे फिलोसफी जो आपको नज़र आ रही है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे मैंने जैसे बताया कि आउटर मोस्ट लेयर है, तो यहाँ पे फिलोसफी को डिफाइन करने के लिए 3-4 तरह की चॉइसेस उसने दी हैं: पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म और प्रैग्मेटिज्म। इसमें मैं आपको जो ज़्यादा यूज़ होती हैं वो एक पॉजिटिविज्म होती है और इंटरप्रेटिविज्म और प्रैग्मेटिज्म यूज़ होती है। पॉजिटिविज्म बेसिकली ऑब्जेक्टिव यानी कि क्वांटिटेटिव रिसर्च स्टडी को सपोर्ट करता है, ये पैराडाइम मॉडर्न पैराडाइम है। बल्कि इसके बाद भी एक और आ गया पोस्ट पॉजिटिविज्म, लेकिन पॉजिटिविज्म बेसिकली ये चीज़ है कि रिसर्च जो है ना वो एम्पिरिकल इन नेचर होनी चाहिए, साइंटिफिक इंक्वायरी होनी चाहिए और क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको उसका जो है न्यूमेरिकल फॉर्म में आपके पास रिजल्ट्स आने चाहिए, जो कि आमतौर पे ज़्यादातर रिसर्चेज में होता है जब आप एसपीएसएस वगैरह यूज़ करते हैं। जबकि प्रैग्मेटिज्म जो है, इंटरप्रेटिविज्म जो है, ये लिटरेचर रिव्यूज़ में या क्वालिटेटिव स्टडी में यूज़ होती है, जिसमें आप इन डेप्थ किसी फिनोमिना को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उस फिनोमिनन को उसका डाटा कलेक्ट करने के लिए इंटरव्यूज़ या लिटरेचर रिव्यू वगैरह करते हैं। जबकि प्रैग्मेटिज्म जो है वो मिक्स मेथड अप्रोच के लिए यूज़ की जाती है। इसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों स्ट्रेटजीज़ को मिक्स करते हैं। तो ये पैराडाइम या ये फिलॉसफी एक बड़ा, आप देखेंगे यहाँ पे एक ब्रॉडर सा आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है जी, तो आगे आती है अप्रोच। अब आपकी अप्रोच जो है ये एक ब्रॉडर मेथड है, जो कि आपको दो चीज़ें यहाँ पे ज़हन में रखनी है। आमतौर पे अप्रोच में भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लोग बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। रिसर्च अप्रोच जब आपने फिलॉसफी के ऊपर बात कर ली, आपका ज़हन क्लियर हो गया, तो अब इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, ये दो ऑप्शन आपके पास होंगी। इंडक्टिव अप्रोच, इंड्यूस करने से ये वर्ड निकला है, यानी कि आप रिसर्च करते हैं और थ्योरीज, कोई नई थ्योरी प्रेजेंट करते हैं। अगर आप इस पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये चीज़ क्वांटिटेटिव रिसर्च से मिल रही है। जिस चीज़ के ऊपर आपके पास ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, आप उसके ऊपर उस फिनोमिनन को रिसर्च करते हैं और फिर उसके बाद उस पर कोई थ्योरी बिल्डअप कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आपकी अप्रोच डिडक्टिव है या क्वालिटेटिव इन नेचर है, तो ये एक थ्योरी से स्टार्ट होती है, यानी उस पर पहले कुछ रिसर्च हुई हुई है, अब आपने वक्त के साथ साथ कुछ तब्दीलियां ऐसी आ गई हैं जिनको स्टडी करना है, तो डिडक्टिव अप्रोच या क्वालिटेटिव भी आप उसको कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सॉरी, इंडक्टिव अप्रोच में आपके पास ये होगा कि जिसमें कोई ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज डिडक्टिव अप्रोच जो है उसमें आपके पास कुछ पहले से मटेरियल मौजूद है, थ्योरीज मौजूद है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए अब वक्त के साथ साथ अगर किसी किस्म का कोई चेंज आया है उस फिनोमिनन में, या कोई वेरिएशन है या कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, तो वहां पे आप डिडक्टिव अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ इस जब आप ये चीज़ डिसाइड कर रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका रिसर्च मेथड या आपके रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या होगा, टेक्निक्स टूल्स वगैरह क्या आप यूज करेंगे। थर्ड लेयर पे हम आ गए और ये है रिसर्च स्ट्रेटेजी की। मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेटेजी, अप्रोच और इन चीज़ों को, डिज़ाइन मेथड्स, इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया जाता है। आपने अपनी क्लैरिटी के लिए ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अप्रोच का जहाँ पे भी वर्ड आ जाए, आपने इंडक्टिव और डिडक्टिव के ऊपर बात करनी है। जहाँ पे स्ट्रेटेजी का वर्ड आ जाए, वहाँ पे ये आपको नीचे मैंने ऑप्शंस दे दिए, आपने इनको देखना। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव से भी आगे वाला स्टेप है ये। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को अभी आप साइड पे रख दें। आपने जब भी रिसर्च स्ट्रेटेजी की बात आए तो आपने देखना है कि आप ये जो 5-6 ऑप्शन मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको ज़्यादा सूट कर रही है। अब आपको पता लग गया कि मैंने अगर तो इंडक्टिव अप्रोच का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इंडक्टिव अप्रोच उस वक्त करते हैं जब आपके पास पहले उस फिनोमिनन से रिलेटेड कोई इतनी खास नॉलेज अवेलेबल नहीं होती। ठीक है जी, और डिडक्टिव अप्रोच में आपके पास डाटा अवेलेबल होता है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज वगैरह अवेलेबल होती है। आप विद द पैसेज ऑफ टाइम जो चेंजेस है उनको देख रहे होते हैं। ये चीज़ आपके ज़हन में क्लियर हो गई। अब स्ट्रेटेजी कैसे, वो तो ठीक है जी, इंडक्टिव या डिडक्टिव तो ठीक हो गया। अब अगला स्टेप ये है कि उस स्ट्रेटेजी हम कौन सी चूज करेंगे, किस तरह से हमने उस रिसर्च को कंडक्ट करना है। ये जो रिसर्च अनियन की लेयर है ना, ये बेसिकली आपको आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में मदद देती है। आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च में, एम्स होते हैं, पर्पसेस होते हैं। यहाँ पे आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि रिसर्च अनियन से हट के हम जब भी इन चीज़ों की बात करते हैं ना, तो ये रिसर्च डिज़ाइन की मद में हम इन्हें डिस्कस करते हैं। लेकिन जो कि रिसर्च अनियन में इनको नाम दिया गया है स्ट्रेटजीज़ का, तो यहाँ पे हम इनको डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम। तो ये आपके रिसर्च डिज़ाइन भी हो सकते हैं, जिसमें फर्दर फिर हम टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, टूल्स, ये वो सारा कुछ डिस्कस करते हैं। मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और
लैब बेस्ड रिसर्च हो सकती है, एक्शन रिसर्च किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में जाके कोई जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हैं, केस स्टडी किसी ऑर्गेनाइजेशन के केस को जब आप स्टडी करते हैं, उसके अलावा ग्राउंडेड थ्योरी, क्वालिटेटिव स्ट्रेटजी का एक ये और एक फिनोमिनोलॉजी वगैरह, ये सारी क्वालिटेटिव स्टडी जब आप कंडक्ट कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आती हैं एथनोग्राफी, आर्काइवल रिसर्च जिसे आप लिटरेचर रिव्यू वगैरह भी कह सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ऐसा भी होता है कि आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करने का अगर सोचा तो फिर उसमें आपकी स्ट्रेटजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, एक्शन रिसर्च है। वैसे ये जो अगली लेयर है ना, उसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे और वो है चॉइसेस की लेयर। ठीक है जी। अब इस लेयर पे आपने देखना है कि दिस लेयर इज सिंपली अबाउट डिसाइडिंग हाउ मेनी डाटा टाइप्स। चॉइसेस में डाटा टाइप्स की बात, अदरवाइज कई जगहों पर आप देखेंगे कि स्ट्रेटजीज में ही क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को आपको बताया जाएगा कि जी 3 तरह की स्ट्रेटजीज है, मोनो मेथड, मिक्स मेथड और मल्टी मेथड वगैरह। लेकिन आपने उसको हमेशा जब भी रिसर्च स्ट्रेटजी की आपने बात करनी है तो आपने उस वक्त ये चीज़ें ज़हन में रखनी है कि ये आपके पास मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है जी। और जो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव है, इसको आपने चॉइसेस की मद में इसको डाटा से रिलेट करना है आपने कि डाटा किस तरह का आप यूज़ करेंगे तो आपको आपका वो चीज़ें जो है उनका जवाब मिल जाएगा। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ के मुख्य 3 चॉइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मोनो मेथड, मिक्स्ड मेथड और मल्टी मेथड। ठीक है। इसको अगर मैं पीछे लिंक करूं जो आपके पास रिसर्च की फिलॉसफी थी, तो इसे हम ऐसे लिंक कर सकते हैं कि ये जो हमारा ये है ना फिलॉसफी वाली जो ये लेयर है, इसमें आप देखें पॉजिटिविज्म, तो इसका मतलब क्या है, ये मोनो मेथड रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। मोनो मेथड में होती तो क्वालिटेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिविज्म में क्वांटिटेटिव रिसर्च की डाटा बेस्ड, फिगर बेस्ड, न्यूमेरिक जो क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स प्रोड्यूस करी हो रिसर्च, उसको हम कहते हैं। ठीक है जी। और प्रैग्मेटिज्म जो है ये बेसिकली मिक्स मेथड अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है, ये पैराडाइम। और इसी तरह यहाँ पे अगर हम मैं वापस आऊँ दोबारा, तो ये मिक्स मेथड वाली जो चीज़ है, ये दो मतलब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह का डाटा। अब मोनो मेथड में क्या होगा, आप सिर्फ इंटरव्यूज कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ आप क्वेश्चनेयर सर्वे वगैरह फिल करवा रहे हैं। मिक्स मेथड में क्या होगा, आप क्वेश्चनेयर भी फिल करवा रहे हैं, आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। मल्टी मेथड में क्या होगा, आप क्वेश्चनेयर भी फिल करवा रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, आप इंटरव्यूज भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ तरह के मेथड्स को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड को आप मिक्स कर लेते हैं। कुछ ऐसी इंक्वायरीज भी होती हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे सिर्फ आप डाटा लेकर उनके ऊपर मतलब क्वेश्चनेयर फिल करवा के उनको आप कंप्लीटली एड्रेस नहीं कर सकते, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर सकते, तो फिर वहां पे आप मल्टी मेथड यूज करते हैं। तो ये चौथी लेयर की हमने बात की। अब पांचवी लेयर जो इसमें होगी, इसकी सीक्वेंस को मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि जब आप अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला चैप्टर लिख रहे होंगे ना, तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि आपके चैप्टर में भी यही हेडिंग्स आनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले आप मेथोडोलॉजी के बारे में बताएं, एक मतलब जनरल सा बता देंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है और आप उसे किस नज़रिए से लेके चल रहे हैं। उसमें फिर आप साउंडर्स के रिसर्च अनियन का जिक्र करें कि मैं इसकी सीक्वेंस को फॉलो करूंगा। फिर रिसर्च फिलोसफी की हेडिंग दे और उसके नीचे आप रिसर्च फिलोसफी के ऊपर जो लिटरेचर है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशंस हैं, वो बताएं और उसमें आप बताएं कि जी कितनी तरह की होती हैं और मैं पॉजिटिविज्म को लेकर चलूंगा। अप्रोचेज में जब आप आ जाएंगे तो फिर आप इंडक्टिव और डिडक्टिव वाला काम करेंगे कि अगर पॉजिटिविज्म चूज किया तो ऑफ कोर्स आप इंडक्टिव रिसर्च कर रहे होंगे। ठीक है। सॉरी, डिडक्टिव रिसर्च करिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव इस तरह की चीज़ें हैं कि ये आपको इन्हें लिख के रख लेना चाहिए अपने पास। एटलीस्ट मैं तो ये हर मरतबा बोलता हूँ कि ये इंडक्टिव और डिडक्टिव मेरे दिन से हमेशा निकल जाती है। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर इसको क्लियर कर देता हूँ कि इसे आप किस तरह से याद रख सकते हैं। लिटिल नॉलेज इज अवेलेबल, मतलब क्वालिटेटिव इन डेप्थ स्टडीज जो होती हैं बेसिकली उनमें आप इंड्यूस कर रहे हैं नॉलेज को। ठीक है। और डिड्यूस जब आप करेंगे तो इसका मतलब पहले से कोई थ्योरी मौजूद है, उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, या उसमें जो वक्त के साथ साथ चेंजेस हैं उसके पैटर्न्स में, उनको आप दोबारा नए सिरे से इवेल्युएट या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है। और ये मैंने आपको रिलेट करके बताई हैं पहले, जहाँ पे मैंने पहली लेयर को डिस्कस किया था कि उसमें पॉजिटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म वगैरह के साथ आप इसे किस तरह से लिंक करेंगे, फिर आगे अप्रोच में, फिर स्ट्रेटजी में और फिर चॉइसेस में। तो जी आगे टाइम होराइजन आ जाता है, और टाइम होराइजन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतना ज़्यादा ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं आपको बेसिकली ये बता रहा था कि रिसर्च की जो आपने हेडिंग्स देनी है वो किस तरह से देनी है। तो अभी तक फिलॉसफी हो गई, अप्रोच हो गई, स्ट्रेटजी होगी, चॉइसेस होगी, जिसे आप रिसर्च डिज़ाइन की हेडिंग दे सकते हैं। और डिज़ाइन में फिर आगे चल के हम टेक्निक्स वगैरह भी देख लेते हैं। और ये जो है ये है टाइम होराइजन। तो यहाँ पे ये जो फिफ्थ लेयर है इसकी बहुत सिंपल है, आपने जस्ट ये बताना है कि डाटा कलेक्ट किस पॉइंट पे करना है। अच्छा, कुछ रिसर्चेज ऐसी होती हैं, स्टडीज ऐसी होती हैं जिसमें आप जाते हैं और जाके बस एक मरतबा डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका एनालिसिस कर देते हैं। तो उसमें वो क्रॉस सेक्शनल डाटा होता है, मतलब किसी एक अगर टाइम को हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसमें किसी भी पॉइंट पे आप डाटा कलेक्ट कर लेते हैं और उसका एनालिसिस कर देते हैं। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जो है वो बेसिकली कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक ही डाटा ऑडियंस को आप टाइमलाइन पे बार बार
देखते हैं आप, मिसाल के मेडिकल की फील्ड में अगर रिसर्च करें तो एक ही तरह की आपकी ऑडियंस है, पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको आपने रात को 10 बजे सुलाया और सुबह उनसे उनका ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज और ये वो सारा कुछ चेक कर लिया। उसके बाद दोबारा वही ऑडियंस है, अगले दिन आपने उन्हें रात को 2 बजे सुलाया और फिर सुबह आपने दोबारा उन्हीं लोगों से डाटा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल मतलब टाइम के साथ साथ आप चेंजिंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन क्रॉस सेक्शनल में यह है कि आप एक ही मरतबा किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, जाके आपने पूछा उनसे कंपनसेशन और मोटिवेशन से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया और बाद में अपना एनालिसिस करके बता दिया कि इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। ये इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैंने दी हुई है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आप देखें ऐसे ही रैंडम पॉपुलेशन है कोई जिसमें से 2 बंदे उठा लिए हैं बस और इनका डाटा ले लिया। जबकि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में आप देखें कि वक्त के साथ साथ ये पहले बेबी था, उसकी वो चीज़ें ऑब्जर्व की, फिर उसके बाद वो बड़ा हो रहा है और साथ साथ आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आप ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल भी इसको कहते हैं, वेस्टिब्यूल रिसर्च भी इसको कहते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट बेस्ड रिसर्च भी इसको कहते हैं। नॉर्मली होता भी ये मेडिकल से रिलेटेड फील्ड में है, लेकिन साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और कंज्यूमर बिहेवियर और बेशुमार ऐसे अदर टॉपिक हैं जिनमें लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की जाती है। बहुत क्रेडिबल रिसर्च होती है क्योंकि आप बार बार एक ही फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सिक्स्थ जो लेयर है, जो इसकी बेसिकली लास्ट लेयर है जी, ये लास्ट लेयर है, इसमें टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स की बात करनी है हमने। और टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादातर टीचर फोकस करता है। आमतौर पे आप अगर एमएससी के लेवल पे या एमए के लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं मास्टर्स में, तो वो फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी इन चक्करों में पढ़ते भी नहीं है। वो यही पूछते हैं जी पॉपुलेशन बताएं, सैंपल बताएं, टारगेट ऑडियंस बताएं, ये वो, ठीक है। तो वो ये सारी चीज़ें इस लेयर में, और ये क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से, आपकी डिसर्टेशन से और आपके रिसर्च क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह से, ठीक है जी। यहाँ पे बाकायदा तौर पे आपने बताना है कि आप डाटा कौन सा कलेक्ट करने वाले हैं, क्या डाटा कलेक्ट करेंगे आप, और आपका डाटा किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा। आप सर्वे यूज़ करेंगे, क्वेश्चनेयर यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर लेट्स सपोज आपने फिलॉसफी अपनी क्लियर की हुई है कि मेरी रिसर्च की फिलॉसफी जो है वो है जनाब पॉजिटिविज्म, तो उसका मतलब है कि आपको क्वांटिटेटिव डाटा चाहिए और आप सर्वे या क्वेश्चनेयर फिल करवाएंगे। अगर आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी जो थी, वो फिलॉसफी जो थी, वो प्रैग्मेटिज्म होती या फिर इंटरप्रेटिविज्म होती, तो इंटरप्रेटिविज्म मैंने पहले भी कहा है कि ये पूरा पूरा एक टॉपिक है, इनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं, हम उसको इसी तरह से कवर करेंगे, अलग से उस पर बात करेंगे। तो अब अगर आपने फिलॉसफी में प्रैग्मेटिज्म या इंटरप्रेटिविज्म यूज़ किया होता तो इसका मतलब यहाँ पे आप अप्रोचेस में आके देखते कि यार मुझे इंडक्टिव यूज़ करना है या डिडक्टिव यूज़ करना है। उसके बाद आप स्ट्रैटेजी में आके देखते हैं यार मुझे मोनो मेथड यूज़ करना है या मिक्स मेथड। आपकी फिलॉसफी की वजह से ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होती, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक्स एंड प्रोसीजर वाले फेज़ में आप बताते हो कि सैम्पलिंग कैसे करनी है, पॉपुलेशन क्या है, उसका सैंपल साइज़ क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या यूज़ करेंगे आप, रैंडम सैम्पलिंग करेंगे या कन्वीनियंस करेंगे या फिर स्ट्रैटिफाइड करेंगे या कोटा करेंगे, कुछ जो भी आपके ज़हन में सैम्पलिंग टेक्निक होगी, मतलब उसे आप ज़ाहिर है जस्टिफाई भी करेंगे जो भी चीज़ आप चूज़ करेंगे। अच्छा, इसी पोर्शन के अंदर ही आपके डाटा एनालिसिस का भी बताते हैं। अपने रिसर्च डिज़ाइन वाला ये आपका पोर्शन चल रहा है, जिसमें अगर हम उसके रिसर्च अनियन की तरफ जाएँ तो उसकी 6th लेयर है टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स की। तो जी डाटा एनालिसिस फिलॉसफी क्लियर है अगर, उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी अप्रोच अगर क्लियर है, स्ट्रेटजी क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें आप ये जो टेक्निक्स एंड मेथड्स वगैरह ये ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। जाहिर सी बात है अगर आपकी रिसर्च फिलॉसफी इंटरप्रेटिविज्म है तो ऑफ कोर्स आपके पास सेकेंडरी डाटा होगा जिसका क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस आप करेंगे। अगर आपकी रिसर्च फिलॉसफी पॉजिटिविज्म वाली थी तो पॉजिटिविज्म का मतलब आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा आपने कलेक्ट किया है, तो उसको आप SPSS पे उसका डाटा एनालिसिस भी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के थ्रू होगा, ठीक है ना। मतलब वो परसेंटेजेस में और इन चीज़ों में आप बात करेंगे, कोरिलेशन बताएंगे, रिग्रेशन बताएंगे। तो ये इसी टेक्निक्स एंड प्रोसीजर वाली लेयर में आप ये सारी बातों का जवाब दे रहे होते हैं कि डाटा एनालिसिस की टाइप क्या होगी और आप किस तरह से अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद ये जो है फेज़ आपका आखिरी वाला, ये बेसिकली मटेरियल एंड मेथड्स के तौर पे भी आप मुख्तलिफ पेपर्स में देखते हैं कि जिसमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। आमतौर पे क्वालिटेटिव स्टडीज़ में मटेरियल एंड मेथड की मद में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि हमने टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, टूल्स, मेथड्स ये सब कुछ कैसे यूज़ किया है, क्या-क्या यूज़ किया है, ठीक है। तो ये मेथड्स की, टेक्निक्स की जो एक इसकी रेलेवेंस है ना आपस में, इनकी वजह से कन्फ्यूज़ ना हुआ करें। ये कोई एक दूसरे से अलग वर्ड्स नहीं है। मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स और उसके अलावा चॉइसेस, ये मुख्तलिफ लोग जब आपको समझा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वो ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हैं। उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको लेयर्स बताई हैं उन लेयर्स को ज़हन में रखना है कि जी टोटल कितनी लेयर्स हैं। फिलॉसफी है जिसमें हमने बात की पॉजिटिविज्म, प्रैग्मेटिज्म, इंटरप्रेटिविज्म, रियल क्या बोलते हैं उसको, रियलिज्म, ठीक है जी। उसके बाद है रिसर्च अप्रोच जिसमें हमने इंडक्टिव, डिडक्टिव की बात की। फिर स्ट्रैटेजी आ गई। स्ट्रैटेजी में हमने बात की मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, लैब बेस्ड रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, सोशल रिसर्च
फिनोमेनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, इन सब चीज़ों की। चॉइसेस में मैंने आपको क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव की बात बताई और उसके अलावा मोनो मेथड, मिक्स मेथड या मल्टी मेथड की बात की। अच्छा, एंड पे टाइम होराइजन फिफ्थ जो आई हमारे पास लेयर, वो थी कि जी डाटा इकट्ठा कलेक्ट करना है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे करना है या मल्टी पल टाइम आपने डाटा कलेक्ट करना है, लॉन्गिट्यूडनल है या क्रॉस सेक्शनल है। उसके बाद टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स की बात आई, तो टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स में मैंने स्पेसिफिकली उन सवालात का जवाब दिया जो कि आमतौर पे टीचर्स ज़्यादा फोकस करते हैं, जिन पे कि जी सैम्पलिंग बताएं, पॉपुलेशन क्या थी, अपना सैंपल साइज़ क्या था, कहाँ से सैंपल साइज़ कैसे कि आपने किया है, उसको कैलकुलेट कैसे किया है सैंपल साइज़ को, ये सारे सवालात के जवाब आप यहाँ पे देते हैं। तो ये आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप समझ लें कि सारा का सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। 2000 वर्ड्स की अगर आप लिख रहे हैं, उसमें आपने जस्ट एंड पे एक एथिकल कंसिडरेशन का एक वो पुट करना है कि जी मेरी रिसर्च मतलब अगर क्वालिटेटिव है या आप मेडिकल से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उसमें बता देंगे कि जी कस्ट अपना जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, उन्हें पता होगा उन पे कैसी रिसर्च की जा रही है, उनका कंसेंट लिया जाएगा, उनको रिसर्च का एम बताया जाएगा। ये सारी एथिकल कंसिडरेशन है, क्लियर मीनिंग्स यूज होंगे, ये वो फ्लांटिंग, ठीक है। तो वो आप जस्ट एथिकल कंसिडरेशन के एंड पे वो ऐड कर देंगे एक अपना सेक्शन या हेडिंग, और ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर कुछ नहीं भी अभी पता लग रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि जी हमें ये फिलॉसफी के ऊपर, पॉजिटिविज्म या प्रैग्मेटिज्म या इंटरप्रेटिविज्म के ऊपर कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो हम उस पर एक बाकायदा वीडियो की सूरत में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर आएंगे, और इंशाल्लाह आपको वो चीज़, वो कॉन्सेप्ट जो तंग कर रहा है वो बिल्कुल समझ आ जाएगा। इसमें आप जब भी अनियन के ऊपर बात करें या रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करें, तो इन चीज़ों की नोट मेकिंग लाजमी करें। अपने पास जो भी आपको आइडिया आता है आप उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें, ताकि आपके साथ कंफ्यूज ना हो। ऐसा ना हो कि आपने फिलॉसफी लिखते वक्त कुछ और सोच के बैठे हुए हैं, रिसर्च अप्रोच आप 2 दिन बाद लिख रहे हैं, तो अब आपको दोबारा से फिलॉसफी पढ़ना पड़ रही है, समझना पड़ रही है। तो साथ साथ आप मैं इसकी जो माइंड मैपिंग है वो करते जाएं, ताकि आपके ज़हन में जो शुरू वाले आइडियाज़ हैं वो बदस्तूर उसी तरह से मौजूद रहें जैसे वो पहले मौजूद थे। थैंक यू सो मच।